पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हुओ युहाओ जिंग होंगचन से बातें कर रहा था। अब आगे देखेंगे। हुओ युहाओ मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही है। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं? शक्ति ही सब कुछ थी। जिंग होंगचन साफ तौर पर हुओ युहाओ से बुरी तरह डर चुका था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। डरना उसकी मजबूरी थी। वे तीनों हुओ युहाओ जितने शक्तिशाली नहीं थे, ऊपर से टांग वुतोंग भी उसके साथ थी। तुम क्या जानना चाहते हो? जिंग होंगचन ने अपमान सहते हुए कहा, और शाओ होंगचन तथा मेंग होंगचन को रोकने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। हुओ युहाओ ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि सन मून एम्पायर की सेना इस समय कहां है। उन्हें धीरे धीरे ढूंढना बहुत झंझट का काम है, और मैं संयोग से हेवन डू सिटी से गुजर रहा था, इसलिए मैं तुमसे पूछने आ गया। मुझे सही जानकारी दो और मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा। जिंग होंगचन गुस्से से भर गया। तुम चाहते हो कि मैं अपने एम्पायर से गद्दारी करूं? नहीं। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा, बस अपना दायां हाथ जिंग होंगचन की ओर उठा दिया। जैसे ही उसका हाथ उठा, उसके पीछे एक सुनहरा सूरज और नीला चांद धीरे धीरे उभर आए। एक अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली ऑरा तुरंत फैल गया। सुसंशी सही था। जब हुओ युहाओ और तांग वुतोंग अपने मार्शल सोल्स को फ्यूज करते हैं, तो उनके पास अल्टीमेट दुलवो की शक्ति होती है। जिंग होंगचन चिल्लाया और उसके शरीर से लाल रोशनी चमक उठी। एक डिस्क उसके सामने तैरने लगी और तेज लाल रोशनी फैल गई। वह एक विशाल स्क्रीन में बदल गई, जिसने उसे और उसके दोनों पोतों को सुरक्षित कर लिया। हुओ युहाओ ने उसे देखते हुए हल्की सहानुभूति महसूस की। फिर उसने सिर हिला दिया। बिल्कुल साफ था कि जिंग होंगचन ने अपना क्लास 9 डिफेंसिव टाइप सोल टूल होंगचन्स यर्निंग सक्रिय किया था। साधारण क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की तुलना में जिंग होंगचन कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसके पास कई शक्तिशाली क्लास 9 सोल टूल्स भी थे, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक क्लास 9 सोल इंजीनियर ही था। एक बर्फीली नीली चमक चमकी और तुरंत गायब हो गई। आसमान में सुबह की ओस जैसी एक परत फैल गई। होंगचन्स यर्निंग की सतह पर सफेद खरोंच के निशान उभर आए। जिंग होंगचन कराह उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अलग हो रहा हो, जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो। यह एहसास बेहद डरावना था। जिंग होंगचन बुरी तरह घबरा गया। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, हुओ युहाओ पहले ही होंगचन्स यर्निंग के अंदर पहुंच चुका था, और तांग वुतोंग भी उसके साथ थी। तापमान -150 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यह बेहद कम तापमान एक आदर्श डोमेन बन गया था। जिंग होंगचन, स्याओ होंगचन और मेंग होंगचन तीनों को ऐसा लगा जैसे उनका खून जम गया हो। उनकी सोल पावर, रक्त और ऑरा सही से बह ही नहीं रहे थे। उन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए जबरदस्ती सोल पावर घुमानी पड़ रही थी। इसके बाद उन्होंने हो युहाओ के चेहरे पर एक मुस्कान देखी। वह घमंड भरी मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा एहसास था कि उसका विरोध करना नामुमकिन है। हो युहाओ ने तीनों की ओर सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपना दायां हाथ हिलाया, गहरे सुनहरे रंग की लाइट ब्लेड्स प्रकट हो गईं। उसने जिंग होंगचन के एक और क्लास 9 सोल टूल को चकनाचूर कर दिया। तांग वूटोंग के सामने एक गहरी ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। एक बैंगनी सुनहरे रंग का ड्रैगन हेड उभरा, और उसमें से अनगिनत चमकती धाराएं निकलीं, जिन्होंने शाओ होंगचन और मेंग होंगचन को दबा दिया। वे पूरी ताकत से भी सिर्फ संघर्ष ही कर पा रहे थे। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग ने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और गायब हो गए। जब वे दोबारा दिखाई दिए, तो वे शाओ होंगचन के ठीक सामने थे। शाओ होंगचन, जो तरल अवस्था में बदलने ही वाला था, बेहद ठंड की वजह से उसी हालत में जकड़ गया। हुओ युहाओ ने हवा में हथेली मारी और उसके चारों ओर स्पेस को सील कर दिया। स्याओ होंगचन का शरीर तुरंत जम गया। तांग वुतोंग का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। एक जोरदार ड्रैगन रोर के साथ जिंग होंगचन और मेंग होंगचन के सारे हमले उस बैंगनी सुनहरी रोशनी में निगल लिए गए। वे हुओ युहाओ को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग तुरंत पीछे हटते हुए अपनी जगह पर लौट आए, लेकिन शाओ होंगचन अब भी उनके सामने था। गहरे सुनहरे रंग का शाओ होंगचन पूरी तरह जम चुका था। हुओ युहाओ ने अपनी हथेली शाओ होंगचन के सिर पर रख दी। वह बेहद शांत था और जिंग होंगचन को देख रहा था। जिंग होंगचन का शरीर कांप रहा था। यह गुस्से से नहीं, बल्कि डर से था। वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। हाँ, वह सच में इतना ताकतवर है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद ही जिंग होंगचन समझ पाया कि हुओ युहाओ ने पहले जो कुछ कहा था, वह क्यों कहा था, और उसने उन्हें छोड़ने का वादा क्यों किया था। अब वे तीनों उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक भी नहीं थे।
शाओ होंगचेन जिस बदले की बात कर रहा था वह सिर्फ एक मजाक थी। 20 साल से भी कम उम्र का अल्टीमेट डुलुओ। लगता है यह दुनिया सच में बदलने वाली है। स्वर्ग ने सन मून एम्पायर को ताकतवर सोल टूल्स दिए, लेकिन तीनों पुराने एम्पायर्स को ऐसा राक्षस दे दिया। ऐसे व्यक्ति को कौन चुनौती दे सकता है? कम से कम मैं तो नहीं। जिंग होंगचेन ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। उसने हुओ युहाओ की ओर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर यह 20 साल पहले होता या 10 साल पहले भी, तो इलस्ट्रियस वर्च्यू हॉल के हॉल मास्टर होने के नाते वह अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अपने ही पोते को मरते देख लेता। लेकिन अब हालात अलग थे। वह बूढ़ा हो चुका था। वह अपने परिवार को ज्यादा महत्व देता था। उसके पास अब बस ये दो ही बेहतरीन पोते बचे थे। वही उसकी पूरी उम्मीद थे, और उसके पूरे परिवार की भी। उसके ज्यादातर अधीनस्थ और दोस्त उस भयानक विस्फोट में मारे जा चुके थे। नहीं तो वह इस हालत में क्यों होता? इसी वजह से उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह समझौता करने पर मजबूर था, बस अपने पोतों की जान बचाने के लिए। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाया और शाओ होंगचेन फिर से जिंग होंगचेन के सामने आ गया। उसके शरीर पर जमी बर्फ का असर भी खत्म हो गया। हुओ युहाओ को जरा भी डर नहीं था कि जिंग होंगचेन अपने वादे से मुकर जाएगा। अगर वह शाओ होंगचेन को एक बार पकड़ सकता है तो दूसरी बार भी पकड़ सकता है। सामान्य होने के बाद भी शाओ होंगचेन कांप रहा था। वह डर से नहीं, बल्कि ठंड की वजह से कांप रहा था। वह थोड़ी खोई हुई नजरों से हुओ युहाओ को देख रहा था। पहले जब वह गुस्से में था, तब उसके अंदर कुछ ऊर्जा थी, लेकिन अब उसके अंदर बस खालीपन बचा था। हाँ, बिल्कुल खालीपन। अब मैं क्या करूं? मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूं? उसे कोई जवाब नहीं मिला, और वह समझ चुका था कि शायद उसे यह जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। हुओ युहाओ ने उसकी ओर सिर हिलाया और कहा, मुझे एहसान मानना आता है। उस समय मुझ पर दबाव डालने के लिए धन्यवाद। उस समय मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए धन्यवाद। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर बदला लेना चाहते हो तो कभी भी आ सकते हो, लेकिन तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। शाओ होंगचेन का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने मुंह से खून उगला और लड़खड़ा गया। जिंग होंगचेन गुस्से में चिल्लाया और कहा कि चले जाओ। सन मून एम्पायर की सेना हेवन डू सिटी से 250 किलोमीटर दक्षिण में है। पहाड़ों से घिरी जगह पर आराम कर रही है। जाओ और मुझे फिर कभी मत दिखना। उसकी बस यही इच्छा थी कि वे तुरंत चले जाएं और कभी वापस न आए। हुओ युहाओ ने जिंग होंगचेन की ओर सिर हिलाया। हॉल मास्टर होंगचेन, अपना ध्यान रखना। जवाब मिलने के बाद उसने टेंग वुटों का हाथ पकड़ा और मुड़कर चला गया। रुको, जिंग होंगचेन ने अचानक पुकारा। हुओ युहाओ रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। हॉल मास्टर, और क्या कहना है? जिंग होंगचेन कुछ पल रुका, फिर बोला, हुओ युहाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस समय वॉर गॉड एम्प्रेस की जांच हिज मैजेस्टी द्वारा की जा रही है। मुझे कारण नहीं पता, लेकिन इसका होली गोस्ट चर्च से संबंध है। मैंने सुना है कि सेना के सोल इंजीनियर्स ने होली गोस्ट चर्च के कई निचले दर्जे के सदस्यों को मार दिया है। सिर्फ ईविल टाइटल्ड डुलुओ ही बच पाए हैं। कैपिटल में भी इस बात को लेकर काफी भ्रम है। यही वजह है कि सेना ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि वॉर गॉड एम्प्रेस ने नए प्रशिक्षित सोल इंजीनियर्स को लीजन की कमी पूरी करने के लिए भेज दिया है। वे अपनी ताकत जमा कर रहे हैं। ओह! हुओ युहाओ ने थोड़ा चौंकते हुए जिंग होंगचेन को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यह सब बताएगा। जिंग होंगचेन ने आगे कहा, इस समय नए सोल इंजीनियर्स रास्ते में होने चाहिए। मेरा अंदाजा है कि हिज मैजेस्टी इस मामले में होली गोस्ट चर्च के 2 अल्टीमेट डुलुओं को नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हिज मैजेस्टी के अधीन ताकत लगातार बढ़ रही है। यह भी तय नहीं है कि वे दोनों अल्टीमेट डुलुओ पूरी तरह हावी हों। कम से कम वॉर गॉड एम्प्रेस सुरक्षित रहनी चाहिए। हिज मैजेस्टी उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, और युद्ध में उसे अब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। यह एक अच्छा मौका है। आगे तुम क्या करोगे, यह तुम पर निर्भर करता है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। उसने इसे अपनी जान बख्शे जाने का एहसान चुकाने जैसा बताया। हुओ युहाओ मुस्कुराया और बोला, हमें बताने के लिए धन्यवाद। इसके बाद उसने टंग वुतों का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। शाओ होंगचेन और मेंग होंगचेन हैरान होकर अपने दादा को देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह हुओ युहाओ को इतनी गोपनीय जानकारी बताएंगे। तुम दोनों समझ नहीं पा रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है ना? जिंग होंगचेन ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं उसे सच बता रहा था। मैंने जरा भी झूठ नहीं बोला। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने एम्पायर से गद्दारी कर रहा हूं? शाओ होंगचेन की आवाज भारी हो गई। दादाजी, आपने ऐसा क्यों किया? जिंग होंगचेन ने उसे ठंडी नजर से देखा।
अब समझ आया कि तुम पहले कितने हास्यास्पद लग रहे थे। सुनो, चाहे हमारा एम्पायर पूरे महाद्वीप पर राज कर ले, श्रेक एकेडमी सुरक्षित रहेगी। एम्पायर एकेडमी को निशाना नहीं बनाएगा। कारण बहुत सीधा है। वह एक एकेडमी है, कोई एम्पायर नहीं। यही वजह है कि श्रेक एकेडमी इतनी चतुर है। उसने कभी किसी पक्ष का साथ नहीं दिया। वह सिर्फ सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स को प्रभावित करती है। कोई भी एम्पायर अगर पूरे महाद्वीप पर राज करेगा, तो वह ऐसी प्रतिष्ठित एकेडमी को जिंदा रखना ही चाहेगा। यही कारण है कि श्रेक एकेडमी इतने लंबे समय से जीवित है और आगे भी रहेगी। अगर एम्पायर सच में श्रेक एकेडमी को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो यह शायद उसके अपने पतन की वजह बन जाएगा, क्योंकि एकेडमी में बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, हेवनली सोल एम्पायर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्रेक एकेडमी से निकले थे और अब सन मून एम्पायर के अधीन हो चुके हैं। हेवनली सोल एम्पायर के खत्म होने के बाद उन्होंने अधीनता स्वीकार की। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अगर श्रेक एकेडमी को नष्ट कर दिया जाए, तो वे तुरंत बगावत कर देंगे? तुम दोनों पहले श्रेक एकेडमी जा चुके हो। मुझे बताओ, वहां का माहौल कैसा लगता है? श्याओ होंगचेन ने दांत भींच लिए और कुछ नहीं बोला। मेंग होंगचेन ने कहा कि वह सच में एक ऐसी शिक्षा संस्था है जहां हर सोल मास्टर जाना चाहता है। भले ही वहां के छात्र हमें पसंद नहीं करते थे, लेकिन शिक्षक ऐसे नहीं थे। जब भी हमने सवाल पूछे, हमें सही जवाब मिला। वहां सीखने और कल्टीवेशन का सबसे अच्छा माहौल है। श्रेक एकेडमी से निकलने वाला हर छात्र बेहतरीन होता है। इसके अलावा हर किसी के मन में एकेडमी के लिए गहरा लगाव होता है। अगर मुमकिन हो तो मैं सच में वहां दोबारा जाकर पढ़ना चाहूंगी। इसी वजह से मैं समझ सकती हूं कि इनर कोर्टयार्ड के बहुत से छात्र एकेडमी के साथ ही क्यों बने रहना चाहते हैं। बकवास! श्याओ होंगचेन गुस्से से दहाड़ा। जिंग होंगचेन ने सिर हिलाया और कहा कि बच्चा, तुम बहुत जिद्दी हो। क्या तुम्हें पता है, मैं खुद भी कभी श्रेक एकेडमी गया था और वहां पढ़ना चाहता था। यही वजह है कि तुम दोनों एक्सचेंज में वहां जा सके। मैं तुम्हारे जरिए अपना सपना पूरा करना चाहता था। मैं जानता हूं कि वहां के छात्र कितने शानदार होते हैं। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में आने वाले छात्र भी आगे चलकर सफल होते हैं। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें वहां भेज दिया। यह सिर्फ मेरी बात नहीं है। हर सोल मास्टर वहां जाना चाहता है, यहां तक कि हिज मैजेस्टी भी। हिज मैजेस्टी? मेंग होंगचेन हैरान होकर बोली। जिंग होंगचेन ने सिर हिलाया और कहा कि मानो या न मानो, अगर भविष्य में हिज मैजेस्टी पूरे महाद्वीप पर शासन करता है, तो क्राउन प्रिंस श्रेक एकेडमी में ही पढ़ेगा, बशर्ते उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यही श्रेक एकेडमी का आकर्षण है। इसी वजह से श्रेक एकेडमी सुरक्षित रहेगा। श्याओ ने जो कुछ भी पहले कहा था, वह सब बेतुका है। जहां तक यह सवाल है कि मैंने पहले हुओ युहाओ को सब कुछ क्यों बताया, इसका कारण बहुत साधारण है। मैं चाहता हूं कि वह यह बात समझे, या कहें कि मैं नहीं चाहता कि एम्पायर इतनी जल्दी पूरे महाद्वीप पर राज कर ले। अगर एम्पायर सफल हो गया, तो हम जैसे सोल इंजीनियर्स की कोई अहमियत नहीं रहेगी। जब तक युद्ध चलता रहेगा, तब तक तुम दोनों को भविष्य में वर्शिप हॉल में उभरने का मौका मिलेगा। इसी वजह से मैंने ऐसा किया। हाँ, मैंने अपने एम्पायर से गद्दारी की है, लेकिन यह मैंने अपने परिवार के लिए किया। जिंग होंगचेन ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। तुम दोनों को यह बात याद रखनी होगी कि हो युहाओ को कभी भी अपना लक्ष्य मत बनाना। तुम दोनों में से किसी के पास भी उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। मैंने श्रेक एकेडमी से पहले कभी इतना असाधारण जीनियस निकलते नहीं देखा। वह पूरी तरह विकसित हो चुका है। यहां तक कि होली गोस्ट चर्च के 2 अल्टीमेट डुलुओ भी शायद उसे मार ना सकें। जब वे मरेंगे, तो पूरा महाद्वीप हुओ युहाओ का हो जाएगा। अगर डुलुओ कॉन्टिनेंट के इतिहास में कोई ऐसा है जिसकी तुलना उससे की जा सकती है, तो वह टांग सेक्ट का संस्थापक तांग सान ही है। उस समय टांग सान ने श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स का नेतृत्व करते हुए टैंग सेक्ट की स्थापना की थी। उन्होंने पूरे महाद्वीप पर दबदबा बना लिया और टैंग सान अंत में गॉड बन गया। उसने मार्शल सोल हॉल के हॉल मास्टर को भी हराया, जो खुद गॉड बन चुका था। इसके बाद उसने मार्शल सोल हॉल को नष्ट कर दिया और अपने एम्पायर को पूरे महाद्वीप पर नियंत्रण दिलाया। बाद में वह गॉडली रेल्म में चला गया और गायब हो गया। भले ही यह एक लेजेंड हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा रेल्म मौजूद है, तो हुओ युहाओ और तंग वूतोंग दोनों में गॉड बनने की क्षमता है। वे ऐसे ओपोनेंट्स हैं जिनका सामना तुम दोनों बिल्कुल नहीं कर सकते। गॉड्स? यह शब्द सुनते ही श्याओ होंगचेन भी सन्न रह गया। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। गॉड बनने का क्या मतलब होता है? क्या इस दुनिया में सच में गॉड्स हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन यह लेजेंड श्रेक एकेडमी और टैंग सेक्ट में मौजूद है।
आज भी श्रेक एकेडमी के द्वार के बाहर श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स की पहली पीढ़ी की मूर्तियां खड़ी हैं, जो गॉड्स बने थे। जिंग होंगचन ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह पूरी तरह संभव है। समय सब कुछ साबित कर देगा। शायद हम अपने जीवन में गॉड्स को प्रकट होते हुए देख भी लें। इस समय मेंग होंगचन पूरी तरह उलझ चुकी थी, जबकि श्याओ होंगचन सदमे में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह हमेशा अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है, उसमें गॉड बनने की क्षमता हो सकती है। महल से निकलने के बाद हुओ युहाओ और तांग वुतोंग ज्यादा देर नहीं रुके। वे आसमान में उड़ गए। उनके लिए सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स बस एक मजाक थे। युहाओ, क्या तुम्हें जिंग होंचे पर भरोसा है? तंग वुतुंग ने पूछा। युहाओ ने सिर हिलाकर कहा कि उसकी बातें बहुत विश्वसनीय हैं। क्यों? तंग वुतुंग समझ नहीं पाई। युहाओ ने कहा कि वह अपने चरम द्वार से आगे निकल चुका है। क्या तुमने महसूस नहीं किया? जिंग होंगचेन अब सन मून एम्पायर से बहुत नाराज है। वह कभी इलस्ट्रियस वर्च्यू हॉल का प्रमुख और सबसे बेहतरीन क्लास 9 सोल इंजीनियर्स में से एक था। लेकिन अब क्या है? वह हेवन डू सिटी का मेयर है और देखने में बहुत सम्मानित लगता है, लेकिन असल में सूतियन रान की वजह से उसे सन मून एम्पायर की सत्ता के केंद्र से बाहर कर दिया गया है। वह उससे नफरत क्यों नहीं करेगा? उसके दोनों पोतों की बातों से भी साफ है कि उसके मन में नाराजगी है। ऐसी स्थिति में वह चाहता है कि उसके पोते आगे बढ़ें। शांति कभी ताकतवर लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होती। मौका तभी मिलता है जब युद्ध चलता रहे। जिंग होंगचेन बस इस बात से डरता है कि कहीं सब कुछ शांत न हो जाए। बेशक वह नहीं चाहता कि हम सच में सन मून एम्पायर को भारी नुकसान पहुंचाए, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि सन मून एम्पायर इतनी जल्दी पूरे महाद्वीप पर राज कर ले। इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। तो वह इतना स्वार्थी है? टैंग वुटोंग ने हल्की नफरत से कहा। हुओ युहाओ का मन थोड़ा भारी हो गया। उसने कहा कि बात इतनी सीधी नहीं है। परिवार होने पर कोई सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। उसे व्हाइट टाइगर ड्यूक की याद आ गई। क्या उसने मां और मुझे इसलिए अनदेखा किया था? क्या मैं उसके लिए बहाने ढूंढ रहा हूं? हुओ युहाओ चौंक गया, लेकिन उसे यह सोचकर हंसी भी आई। उसे आज भी याद था कि जब वह ड्यूक्स मैंशन से निकला था, तो उसने मन ही मन कसम खाई थी कि दुलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनने के बाद वह अपनी मां का बदला लेगा। अब वह इस लक्ष्य के बहुत करीब था। अगर वह भविष्य में अल्टीमेट डोलुओ बन गया तो इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन सकता था, लेकिन अब उसके मन में पहले जैसी नफरत नहीं रही थी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होता गया। हुओ युहाओ एकेडमी और टैंग सेक्ट का बहुत आभारी था। एकेडमी के मार्गदर्शन के बिना शायद वह गलत रास्ते पर चला जाता। शायद वह एक ईविल सोल मास्टर बन जाता। एकेडमी ने लगातार उसकी सोच बदली और उसके विकास की चिंता की। एकेडमी ने ही उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उसके साथियों का प्रोत्साहन भी उतना ही अहम था। हुओ युहाओ हमेशा से एक आभारी इंसान रहा है। वह इस एहसान को अपनी पूरी जिंदगी में चुकाना चाहता था। आसमान में मंद तारों की रोशनी चमक रही थी। आज रात तारे बेहद उज्ज्वल थे। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग ने हुओ युहाओ की इमिटेशन का इस्तेमाल करके खुद को रात के आसमान में छिपा लिया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ चले। अब आगे क्या करें? उन सोल इंजीनियर्स को मार दें? सेना से मिलने से पहले यह अच्छा मौका है, टैंग वुतोंग ने कहा। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा कि यह सच में अच्छा मौका है। जूजी ने पहले उसे यह सुझाव दिया था कि अगर वह शू तियनरान को मार दे तो वह अगले 10 साल तक युद्ध नहीं छेड़ेगी। इससे स्टार लुओ एम्पायर और डूलिंग एम्पायर को मजबूत होने का समय मिलेगा। क्या वह अपने पति को मारना चाहती है? तांग वुतोंग हैरान रह गई। हुओ युहाओ के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। लगता तो ऐसा ही है। मुझे भी नहीं पता कि वह क्या सोच रही है, लेकिन मानना पड़ेगा कि उसका प्रस्ताव काफी लुभावना है। इसी वजह से मेरा अगला लक्ष्य शायद शू तियनरान ही है। शू तियनरान एक एंटी हीरो है। उसके नेतृत्व में सन मून एम्पायर सच में पूरे महाद्वीप पर राज कर सकता है, लेकिन अगर वह मर गया तो सन मून एम्पायर के अंदर जरूर अराजकता फैलेगी। जूजी को अपने बेटे की स्थिति मजबूत करने में समय लगेगा। इसीलिए चाहे वह अपने वादे से पलट भी जाए, सन मून एम्पायर कुछ समय तक कोई युद्ध नहीं कर पाएगा। इसी वजह से शू तियनरान को मारना मेरा लक्ष्य है। तो तुम सन मून एम्पायर जाकर जूजी से इस बारे में बात करने वाले हो? टैंग वुतोंग ने पूछा। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। यह अकेली वजह नहीं है। शेर तभी बाघ से बातचीत करता है जब वह बराबरी पर हो। अगर हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो मैं उसे अपना वादा निभाने के लिए कैसे मजबूर कर पाऊंगा? इसलिए हमें कार्रवाई करनी ही होगी और उसकी ताकत को कमजोर करना होगा। उसके बाद हम उससे बातचीत करेंगे।
इस तरह वह ज्यादा दबाव में रहेगी। यह टाला नहीं जा सकता। अगर मुमकिन हो तो मैं उसके साथ दुश्मनी नहीं चाहता। जूजी बहुत ज्यादा चालाक है, खासकर युद्ध के मैदान में। यहां तक कि मैं भी उसे पूरी तरह मात नहीं दे सकता। तांग वुतोंग ने सिर हिलाया और कहा, जूजी की सबसे बड़ी कमी उसकी व्यक्तिगत ताकत है। अगर वह और ज्यादा शक्तिशाली होती तो वह सच में बहुत खतरनाक बन जाती। यूहाओ, अगर एक दिन वह एकेडमी के लिए खतरा बनी तो क्या तुम उसे मार दोगे? यह सवाल पूछते समय टंग वुतोंग बेहद गंभीर दिख रही थी। जब हुओ यूहाओ ने उसकी आंखों में देखा तो तंग वुतोंग के चेहरे पर अपराध बोध झलक आया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ करना यूहाओ, मुझे अभी भी थोड़ा असहज लगता है। हुओ यूहाओ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और इसी तरह उनकी उड़ान की रफ्तार को नियंत्रित करता रहा। मैं समझता हूं। चिंता मत करो वुटोंग। इस दुनिया में सिर्फ डोंगर और ख्यूअर ही मेरे दिल में जगह बना पाई। और अभी, चाहे डोंगर हो या ख्यूअर, असल में वो तुम ही हो। इसलिए कोई भी हमारे रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, मैं कभी जूजी को पसंद करता था, लेकिन वो सब अब अतीत की बात है। अगर मुझे यह पता चलने से पहले कि तुम लड़की हो, वो मेरे साथ रहने को तैयार होती तो शायद हालात अलग होते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना रास्ता खुद चुना। इसलिए मैं पहले ही जान चुका हूं कि हमारे बीच हमेशा के लिए कुछ भी संभव नहीं है। इसी वजह से मैं उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखता हूं। अगर एक दिन वो एकेडमी के लिए खतरा बनी तो मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। जब उसने आखिरी बात कही तो तैंग वुतोंग साफ तौर पर उसके अंदर की किलिंग इंटेंट को महसूस कर पाई। एकेडमी अभी भी उसके दिल में सबसे ज्यादा अहम थी। तैंग वुतोंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने पूछा, अगर एकेडमी को खतरा देने वाली मैं हुई तो? मुझे पता है यह बेवकूफी भरा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहती हूं। हुओ यूहाओ एक पल के लिए चौंक गया। इसके बाद वह तुरंत गंभीर हो गया और बोला, इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए। अगर सच में वो दिन आ गया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फर्क बस इतना होगा कि तुम्हें मारने के बाद मैं खुद को भी मार लूंगा। मैं तुम्हारे लिए खुद को खत्म कर लूंगा। इस तरह मैं हमारे प्यार और एकेडमी दोनों की रक्षा करूंगा। मुझे माफ करना यूहाओ, मैं आगे कभी ऐसा सवाल नहीं पूछूंगी। तांग वुतोंग ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे उसके मन की बेचैनी को कम करना चाहती हो। हुओ यूहाओ ने उसके लंबे बालों को धीरे से सहलाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि जूजी ऐसा करेगी। आखिर एकेडमी कोई एम्पायर नहीं है। क्सू तियानरान चाहे कितना भी पागल क्यों ना हो जाए, वह एकेडमी को निशाना नहीं बनाएगा। किसी भी शासक के लिए एकेडमी सबसे अच्छा टैलेंट देने वाली जगह होती है। इसके अलावा एकेडमी का इतिहास भी बहुत लंबा है। अगर कोई इसे नष्ट करना चाहे तो उसे यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या एकेडमी के सभी छात्रों का गुस्सा झेलना इसके लायक है। टैंग वुतोंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर एकेडमी नष्ट होती है तो हम सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हुओ युहाओ ने हल्का सा सिर हिलाया और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। चलो रफ्तार बढ़ाते हैं। पहले सन मून एम्पायर की स्थिति देख लेते हैं। उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। हमें जू जी की ताकत को कमजोर करना है, लेकिन ज्यादा नहीं। इसके अलावा जैसे ही हम कदम उठाएंगे, सन मून एम्पायर भी खुद को ढाल लेगा। एक और बात भी हो सकती है, होली गोस्ट चर्च किसी को सेना में भेज सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वहां भीड़ और बढ़ जाएगी। हमें बस उन सोल इंजीनियर्स को मारना है और इसका दोष होली गोस्ट चर्च पर डाल देना है। यह करते हुए मुझे कोई हिचक नहीं होगी। तंग वुतोंग ने तुनक कर कहा, तुम सच में और भी खतरनाक होते जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है होली गोस्ट चर्च अगली बार किसे भेजेगी? क्या ये शिशवी खुद आएगी? जोंग लिवू भी है। जिस दिन उसने मुझ पर हमला किया था, तुमने उसकी मार्शल सोल को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। पता नहीं अब उसकी हालत कैसी होगी। हुओ युहाओ ने कहा, जोंग लिवू की ओरिजिन को भी जरूर चोट लगी होगी। हालांकि मुझे नहीं पता उसकी चोटें कितनी गंभीर हैं, लेकिन हल्की तो बिल्कुल नहीं होंगी। वह कम से कम 1 महीने तक ठीक नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि होली गोस्ट चर्च अब सिर्फ एक ही ऐसा इंसान भेज सकती है जो सबके दिलों में डर पैदा कर सके, ये शिशुई। बस बात यह है कि पूरी आर्मी के सामने ये शिशुई शायद उतनी प्रभावी न हो। डेथ गॉड डुलवो चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सन मून एम्पायर की आर्मी उनके लिंक्ड सोल टूल्स की वजह से शायद उससे ज्यादा न डरे। यहां तक कि डी तियन भी उनके सामने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। पता नहीं उसकी चोटें अब ठीक हुई हैं या नहीं। तांग वुतोंग ने आंखें घुमाते हुए पूछा, अब तुम उसकी भी चिंता करने लगे हो? इतना ही काफी है कि वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। हुओ युहाओ हंसते हुए बोला, मुझे एक दिन उसका सामना करना ही पड़ेगा, चाहे मैं उससे बचने की कितनी भी कोशिश करूं। बस मुझे उम्मीद है कि उस दिन मैं उससे ज्यादा मजबूत हूं।
इस दुनिया के शिखर पर मैं तभी खड़ा हो सकता हूं जब उसे हरा दूं। वूटोंग, मुझसे वादा करो कि जिस दिन मैं उसे चुनौती दूं, तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगी। तुम्हें मेरी मदद भी नहीं करनी है। मैं अपनी ही ताकत से उसे हराऊंगा। तेंग वूतोंग हैरान रह गई। लेकिन हम तो साथ हैं। हुओ युहाओ ने आह भरते हुए जवाब दिया। मेरे लिए डीतियन को चुनौती देना सिर्फ अपनी ताकत साबित करने का तरीका नहीं है। यह एक निजी मिशन भी है। एक ऐसा मिशन जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। उसके दिमाग में नियन रोंगबिंग की कई बातें गूंज गईं। अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने और ट्रांसेंडेंट डुलवो बनने की दिशा में हुओ युहाओ साफ तौर पर अपने शरीर में गॉड ऑफ इमोशंस की ताकत को लगातार बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। शायद यह किसी गॉड की ताकत थी। यह ऐसी ताकत थी जो उसकी अपनी नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन धीरे धीरे यह उसके साथ घुलती जा रही थी। पहली बार उसने इस ताकत को तब बुलाया था जब तांग वूतोंग उसे बचाने की कोशिश में घायल हो गई थी। उस समय उसने इमोशंस की शक्ति को बाहर निकाला और अपने जज्बातों को अपनी लड़ाई की ताकत के साथ मिला दिया। यही वह दिशा थी जिस पर वह भविष्य में आगे बढ़ने वाला था। दीतियन पहले ही दुनिया के शिखर पर खड़ा था। भले ही वह अल्टीमेट दुलुओ बन जाए और उसके पास तीसरा सोल कोर भी हो, तब भी शायद वह डीतियन को हरा न सके। अगर उसे डीतियन को हराना था, तो उसे अपनी ताकत को अपने इमोशंस के साथ पूरी तरह मिलाना ही होगा। अब वह यह सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था। अगर उसे अपने शरीर में मौजूद 6 स्पिरिट्स को आजाद करना था, तो गॉड बनना भी उसके रास्ते का एक हिस्सा था। और जब वह समय आएगा, तो वह टांग वुतोंग को भी अपने साथ गॉडली रेल्म में जरूर ले जाएगा। हुओ युहाओ के मन में एक और ख्याल आया। टांग वुतोंग इतनी ताकतवर है, तो वह गॉड ऑफ इमोशंस बनने के बाद नियन रोंगबिंग से उसके लिए भी कोई टाइटल ढूंढने को कह सकता है। उसे लगा कि नियन रोंगबिंग उसकी इस बात को ठुकराएगा नहीं। यह सोचते ही हुओ युहाओ के अंदर जबरदस्त जोश भर गया। जिंदगी की दिशा साफ हो जाने से ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हुओ युहाओ ने तंग वुतोंग को ढीला छोड़ा और फिर से उसका हाथ थाम लिया। बात करते करते वे दोनों लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। दूर से स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए इलाके की पूरी बनावट हुओ युहाओ के दिमाग में उभर आई। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंग होंगचेन ने बताया था। वहां एक बहुत बड़ी घाटी थी। इसका आकार उस आइस फायर यिन यांग वेल से कहीं ज्यादा बड़ा था, जहां वे पहले जा चुके थे। आइस फायर यिन यांग वेल में भले ही कई खजाने और 2 वेल्स थे, लेकिन उसका इलाका बहुत बड़ा नहीं था। यहां हालात बिल्कुल अलग थे। यह घाटी इतनी विशाल थी कि एक आम शहर से भी कहीं बड़ी लग रही थी। घाटी के दोनों सिरों पर आने जाने के रास्ते थे। जमीन काफी समतल थी। यहां उगने वाले पौधों से साफ था कि यह एक खजाने वाली जगह है। चारों तरफ पत्थरों के पहाड़ घाटी को घेरे हुए थे। हालांकि वे पूरी तरह बंजर नहीं थे, लेकिन उन पर बहुत कम पेड़ पौधे थे। इसी वजह से सिर्फ पत्थर ही दिखाई देते थे। भले ही वे देखने में सुंदर न हों, लेकिन बेहद मजबूत थे। वे प्राकृतिक शहर की दीवारों जैसे थे। सन मून एम्पायर यहीं छिपा हुआ था। सच में उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। अगर जिंग होंगचेन की जानकारी न होती, तो हुओ युहाओ उन्हें इतनी जल्दी कभी नहीं ढूंढ पाता। हुओ युहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से और ध्यान से देखा। घाटी में बहुत से टेंट्स लगे हुए थे। इसके अलावा चारों दिशाओं में पहाड़ों की चोटियों पर सोल फॉर्मेशंस बनाई गई थीं। इन सोल फॉर्मेशंस का पैमाना काफी बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बीस्ट लॉर्ड स्तर की सोल इंजीनियर लीजेंस चला रही थीं। वे किससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं? कहीं मुझसे तो नहीं? हुओ युहाओ ने मन में सोचा। अपनी पिछली अटकलों के साथ जोड़ते ही उसे जवाब मिल गया। उसकी योजना आखिरकार सफल हो गई थी। सोल इंजीनियर्स ने ईवल सोल मास्टर्स को मार दिया था और अंदरूनी अराजकता फैल चुकी थी। होली गोस्ट चर्च जरूर बदला लेने आएगा। सवाल यह था कि जूजी इस हालात से कैसे निपटेगी। उसने सेना को एम्पायर वापस नहीं बुलाया। इसका मतलब था कि वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। शू तियनरान क्या करेगा, यह तो साफ था। वह जूजी का ही साथ देगा। होली गोस्ट चर्च सन मून एम्पायर के लिए अहम जरूर है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य श्रेक एकेडमी से निपटना है। अब जब एकेडमी धीरे धीरे एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं रह गया है, तो होली गोस्ट चर्च की अहमियत भी घट रही है, खासकर हेवनली सोल एम्पायर के नष्ट होने और सन मून एम्पायर की ताकत बढ़ने के बाद। लेकिन जूजी अलग है। सेना में उसकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। वह शू तियनरन के हितों का भी प्रतिनिधित्व करती है। अगर उसे कड़ी सजा दी गई, तो यह शू तियनरन के हितों से टकराएगा। इसी वजह से शू तियनरन उसका साथ देगा। गुस्से में भरी डेथ गॉड डुलुओ जरूर यहां मुसीबत खड़ी करने आएगी। बस ये नहीं पता कि वह कब आएगी।
फिलहाल ऐसा लगता है कि वह अभी यहां नहीं है, लेकिन भले ही वह सोल फॉर्मेशंस का एक हिस्सा नष्ट कर दे, वह एक साथ इतने सारे सोल इंजीनियर्स से नहीं निपट पाएगी। जहां तक जूजी का सवाल है, उसकी जगह शायद वही जानती है। उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। बेशक हुओ युहाओ ये शिशुई के नजरिए से सोच रहा था, अपने नजरिए से नहीं। उसके पास स्पिरिचुअल डिटेक्शन थी। चाहे सैनिकों की संख्या कितनी भी ज्यादा हो, अगर उसके पास समय है तो वह जूजी को ढूंढ ही लेगा। उसने सीधे जूजी को ढूंढना शुरू नहीं किया। उसने पहले जमीन पर सैनिकों की तैनाती और सभी सोल फॉर्मेशन की जगहों को ध्यान से देखा। इसके बाद वह तंग वुतुंग के साथ आगे बढ़ गया, उस रास्ते से होकर जहां से सैनिक घाटी की आर्मी को मजबूती देने आते। उसकी स्पिरिचुअल पावर के सामने कुछ भी उसकी नजर से बच पाना नामुमकिन था। तांग वुतोंग ने पूछा, तो कैसा है हाल? यहां सैनिकों की तैनाती कैसी है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।